नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है उस पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लग रहा है। अब इन आरोपों को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि शिक्षा का भगवाकरण करने में गलत क्या है आखिर। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक कार्यक्रम में कहा है कि देश के लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ना होगा और अपनी पहचान पर गर्व करना सीखना होगा। उन्होंने शिक्षा की मैकाले प्रणाली को पूरी तरह से खारिज करने का आह्वान करते हुए कहा कि इसने देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में एक विदेशी भाषा को थोप दिया और शिक्षा को अभिजात वर्ग तक सीमित कर दिया है। उपराष्ट्रपति नायडू ने शिक्षा प्रणाली को लेकर कहा कि बीजेपी पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप है, लेकिन फिर भगवा में क्या गलत है। सर्वे भवन्ति सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में निहित दर्शन है, भारत की विदेश नीति आज भी इसी सिद्धांत पर है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में ये बातें कही हैं। वेंकैया नायडू ने आगे कहा कि हमें अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस करना चाहिए और हमें अपनी जड़ों की ओर वापस जाना चाहिए। उन्होंने कहा हमें अपनी औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागना चाहिए और अपने बच्चों को उनकी भारतीय पहचान पर गर्व करना सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने शास्त्रों को जानने के लिए संस्कृत सीखनी चाहिए जो ज्ञान का खजाना है। विदेशी शासकों द्वारा भारतीय साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, ज्ञान परंपरा को हीन माना गया। उसी भारतीय शिक्षा पद्धति से निकाल दिए गए, पुस्तकालयों के स्पष्ट कर दिया गया, नष्ट कर दिया है। शिक्षा का माध्यम विदेश भाषाओं के रखने से समाज का बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह गए। एक नया सीमित शिक्षित अभिजातीय वर्ग, न्यू क्लास ऑफ पीपल पैदा हुआ। शिक्षा जो हर समुदाय का हक थी वो केवल एक छोटे से वर्ग में सीमित रह गई। महिलाएं प्राय शिक्षा व्यवस्था से कटी रही। गुलामी के है मानसिकता हमारे सांस्कृतिक पराभव का कारण भी था। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में और अच्छी और सच्ची शिक्षा का विस्तार करें। हम सब लोग मिलकर समाज के सभी वर्गों को शिक्षा से जोड़े, तभी शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हो सकेगा। तो बच्चे ने कहा नहीं आप मजाक उड़ा रहे, मैं कह रहा हूं ऊपर नहीं, तो समझ गए। मैंने उनको कहा ऊपर माने। भारत का राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी अपना मातृभाषा में पढ़े और यहां तक पहुंच गए। भारत के उपराष्ट्रपति मैं खुद वेंकैया नायडू, मैं ग्रामीण इलाके में स्ट्रीट स्कूल में पढ़ा, तेलुगु मीडियम में, फिर यहां तक पहुंच गए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमणा, उन्होंने इस बीच में कहा है, पब्लिक स्टेटमेंट दिया, मेरा प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में थी। और भारत की पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र भाई मोदी वो कॉन्वेंट गया है, फिर भी आजकल दुनिया में यूनिवर्सल पीस, पीस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रेस। इफ यू हैव टेंशन यू कैन नॉट पे अटेंशन and have retention of your ideas. जीवन को अधिक संतुलित, बैलेंस, शांत, पीसफुल, अर्थपूर्ण बनाता। तो अब भारत के उपराष्ट्रपति भी शिक्षा के भगवाकरण पर खुल करके उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दरअसल केंद्रीय सत्ता पर काबिज सरकार पर देश के शैक्षिक ढांचे को भगवाकरण किए जाने के आरोपों पर भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा के भगवाकरण का समर्थन करते हुए कहा कि हम पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप है, लेकिन भगवा में आखिर गलत क्या है। सर्वे भवन्ति सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में निहित दर्शन है उसमें गलत क्या है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दरअसल आज तीर्थ नगरी हरिद्वार में गायत्री तीर्थ शांति कुंज
में दक्षिण एशियाई देश शांति एवं सुलह संस्थान के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान इन्होंने ये बातें कही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से शिक्षा को भगवाकरण करने के आरोप का दंश कहें कि भारतीय जनता पार्टी झेल रही है। लगातार कांग्रेस इस बात को मुखर रूप से उठाती भी रही है कि भगवाकरण करने की पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उसका समर्थन किया। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर बीरपाल सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीरपाल सिंह जी। और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ सी.के. ठाकुर साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आर.बी. उपाध्याय जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आर.बी. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सी.के. ठाकुर साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से, आप लगातार जिस बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम लगातार करते रहे हैं, अब तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब ने भी आज समर्थन किया है कि आखिर इसमें गलत है क्या? जी जी योगेश भाई, ये जो हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। यह हमारा संविधान है। संविधान में छेड़छाड़ एक माननीय उपराष्ट्रपति के मुखर से ये जो आवाज आ रही है कि भगवाकरण हो जाना, कौन सी बात है। ये तिरंगा झंडा जो हमारा है, ये तिरंगा का सरासर अपमान है। और जब एक राष्ट्रपति के द्वारा अपमान किया जाए, उपराष्ट्रपति के द्वारा अपमान किया जाए, तो निश्चित रूप से समझिए कि देश में कितना गिरावट आएगा। राजनीति का जो सीमा है, चरम सीमा को, गिरावट की चरम सीमा को पार कर रहे हैं। इसलिए माननीय उपराष्ट्रपति के मुख से ये सब बातें अच्छी नहीं है। यह संविधान है, संविधान में तिरंगा का जो सम्मान है उसको बरकरार रहने देना चाहिए था। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी में उनको नहीं लगा कि जो मैकाले सिस्टम था या जो कांग्रेस उस सिस्टम को करते आ रही थी, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो चेंज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि जिनको जो करना होगा वो चौथी क्लास से अपना रास्ता ले लेंगे। लेकिन इससे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब लड़के शुरू से साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी का ज्ञान लेते थे तो सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता था। इससे उसको आगे कोई भी तरह का सामना नहीं करना पड़ता था। अब समझिए एक तरफ तो आदमी सीधे मूर्ख हो जाएगा यदि वो साइंस में पढ़ रहा है। जब वो आर्ट्स पढ़ेगा या कॉमर्स पढ़ेगा या उस स्ट्रीम में जाएगा तो वहां पर उसका बिल्कुल ज्ञान ही नहीं रहेगा। कम से कम इतना ज्ञान तो होता था लोगों को मैट्रिक तक कि हम सारे ज्ञान को अर्जित करके कुछ न कुछ लोग हर जगह हर कंपटीशन में भाग लेते थे, करते थे। लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही समझिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है। माननीय प्रधानमंत्री का जो यह एजुकेशन पॉलिसी है, यह बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसको दूसरे मायने में होना चाहिए था कि बच्चों को शुरू से कम मैट्रिक तक जो पढ़ाई चलती थी, हर विषय का ज्ञान होता था। अब माननीय उपराष्ट्रपति जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि भगवाकरण हो जाए देश का या भगवा झंडे लग जाए, तो कोई ये आपत्ति है, क्योंकि यहाँ सर्व धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। योगेश भाई, नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे ग्रंथों में जिस तरीके से ये दर्ज है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो तो सबके लिए कह रहे हैं, अपने लिए केवल थोड़े ना कह रहे हैं, या किसी विशेष समुदाय या विशेष धर्म के लिए थोड़े ना कह रहे हैं। और दूसरी बात, आप जो ये बात कह रहे हैं कि कोई संस्कृत ले लेगा, कोई साइंस ले लेगा, कोई मैथमेटिक्स ले लेगा, तो एक बात तो ये भी देखने वाली बात है ना कि कम से कम किसी एक चीज़ का वो बच्चा मास्टर तो बन जाएगा। बाकी चीज़ें जो होंगी वैसे भी हम लोग देखते हैं। देखिए, जो वास्तव में ज़मीनी स्तर की सोचने वाली बात है, रेयर केसेस की जो स्टूडेंट हैं उनको छोड़ दीजिए, तो कौन कितनी पढ़ाई करता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उलझ जाते हैं बच्चे, इतना बोझ होता है। हम लोग भी, आप भी इसका विरोध करते नजर आए हैं कि सेकंड क्लास के बच्चे को इतना बड़ा बैग थमा दिया जाता है कि वो बैग का बोझ नहीं उठा पाता है। जितना बड़ा उसका, जितना वेट उसका नहीं होता है, उससे डबल उसके बैग का वेट होता है। तो अगर किसी एक चीज में मास्टर हो जाएगा, बाकी समाज में, घर में के बीच में वो बच्चा रहेगा, तो सारी चीजें जो ज्ञान है उसको कहीं ना कहीं से तो मिलता रहेगा ना। नहीं, ये देखिए, 10th तक
ये होना चाहिए था, जो सिस्टम था उसको 10th के बाद ही लागू होना चाहिए था। ये बिल्कुल सही नहीं है योगेश भाई, क्योंकि लोगों को दूसरा ज्ञान नहीं रहेगा। दूसरे चीज पर जब कभी आगे बढ़ेंगे, समाज में जाएंगे, तो उसको उसका तो बिल्कुल ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि अभी जैसे उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा में लोग क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, दूसरे को कोई ज्ञान नहीं है जो उर्दू नहीं पढ़ा है। तो उस भाषा पर जो आपत्ति होती है, लोग लिखते हैं, तो उन कहने का मतलब है कि कॉपी कौन क्या जांच रहे नहीं जांच रहे, इसलिए हर लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए लोगों को, कुछ न कुछ जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ पर लोग, तो ये अनिवार्य। किसी को मना थोड़ा किया गया है, जो भाषा सीखना चाहता है वो सीखता है। नहीं मना की बात नहीं है उपाध्याय साहब, मना की बात नहीं। लोग जर्मन सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, उड़िया क्या क्या नहीं सीखते हैं लोग। जी नहीं, वहाँ तो लोग देखते हैं जो आपको सीखना बस उतना ही सीखिए। वहाँ तो ये उसको तो सीमित कर दिया उसके एजुकेशन को। आप पर अपनी राय हो सकती है, हर व्यक्ति की, मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है। जी जी। लेकिन जब पॉलिसी बनाते हैं तो ओवरऑल के लिए बनाते हैं। जी आपके पास आ रहे हैं, एक कमेंट ले लेते हैं बीरपाल जी का। बीरपाल जी, आपने सुना कि क्या समस्याएं होंगी और बड़े धैर्यपूर्वक आपने सुना भी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और किस तरीके से विषम परिस्थितियां प्रकट होंगी सामने, सीके ठाकुर साहब जी ने बताया, क्या कहेंगे आप? ठाकुर साहब को यदि नॉलेज होती शिक्षा नीति की जो लागू की है तो ये ऐसे शब्द ही ना बोलते। ठाकुर साहब को मालूम होना चाहिए कि ये इन्होंने तो बता दिया शिक्षा नीति गलत है, लेकिन कम से कम उसका गलत होने का एक दो पॉइंट तो बताते। लेकिन इनको कहना है गलत है तो गलत है ही, और सही को भी इनको गलत कहना। अच्छा, अब मैं आता हूँ, आपने जो राष्ट्रपति जी ने कहा ना, उपराष्ट्रपति जी ने कि भगवाकरण, देखो हमारे देश में आप ये देख लीजिए, आप 4 आदमी कहीं बैठे हुए हैं और एक साधु सन्यासी को भगवा कपड़े पहन कर आया, तो उसको आदमी यहाँ पर खड़ा होगा, पहले तो यदि कोई जानता है रेस्पेक्ट करने खड़ा हो तो उसको नमस्कार करेगा। और दूसरी बात ये, यदि उसको बैठना है तो उसको मतलब हमारे जो शीर्ष, मतलब शीर्ष की तरफ जब होता है, जैसे चारपाई होती है, चारपाई में जो सिराना बोलते हैं हम, उसे छोड़ के खड़ा हो जाता है कि महात्मा जी आप यहाँ बैठिए, गुरु जी आप यहाँ बैठिए। मतलब भगवाकरण से उनका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोई चीज थोपी जा रही है, लेकिन भगवाकरण का मतलब ये हर एक आदमी का जो मन है, जो तन है और जो काम करने की शैली है, जो दूसरों को ले आदमी जीता है, उनका एक मन में बहुत शुद्धि होती है और वो हर आदमी को बराबर देख के चलते हैं। यानी कि सर्वे संतु, जैसे आपने कहा सर्वे संतु सुखिना सर्वे बंतु न्यामा, मतलब इसका मतलब ही कोई समझता है तो वो क्लियर है कि भाई भगवाकरण का मतलब क्या है। मतलब ये देखो, आप जैसे उपाध्यक्ष ने भी कहा, जबरदस्ती थोड़ा ही भाषा थोपी जा रही है भाई, वो तो अपनी लोकल लैंग्वेज के आधार पर, लोकल भाषा के आधार पर। आप इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा तो दबाव तो किसी पे कोई भी नहीं है, यहाँ तो सभी भाषाओं का सम्मान है। तो इसलिए ये सब कहना तो मैं समझाऊंगा ना समझी है, जो आज मेरे को मालूम नहीं है वो आज में ऐसी बातें बोलता है। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। सीके ठाकुर साहब कमियां बता रहे हैं और बीरपाल जी कह रहे हैं कि ये नासमझी की वजह है जो इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है और इसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं होता, और विरोध में हम ये भूल जाते हैं, अभी कह रहे सब धर्मों का सम्मान करिए, तो हिंदू धर्म का भी तो सम्मान करना सीखिए। हम सबका सम्मान करें, हमारे धर्म का कोई सम्मान न करे, तो एक तरफ से नहीं होता ये। किसी देश में कश्मीरी पंडितों ने खेला है, काश ठाकुर जी अगर कश्मीर में होते और वहां उनके साथ वो होता तो फिर वो नहीं कहते सर्व धर्म संभाव की बात। एक हाथ से ताली नहीं बजती है दोस्त। हमारे यहाँ हिंदू बाहुल्य इलाके में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आराम से रह सकते हैं, लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों के बीच में ठाकुर जी रह के दिखा दें, सीके ठाकुर जी, तो मैं बिल्कुल इनका समर्थन करूंगा। या तो काट दिए जाओगे या मार किया जाएगा। रह के देखिए वो दर्द क्या होता है। कहते ना, जिसकी न फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। तो कश्मीरी पंडितों ने भोगा है, या जो लोग रह रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, जरा उनसे जाके बात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। और मैं ये समझता हूँ कांग्रेस के गर्त में जाने का मेन रीजन भी भगवा से जो दुश्मनी है नहीं होना चाहिए।
अगर हरे रंग से उतना प्रेम है तो भगवा से भी उतना ही प्रेम होना चाहिए, तो अच्छा लगता है। वन साइड नहीं जाना चाहिए कभी। अरे जिस भगवा कलर को अगर हिंदुस्तान में ही अगर कोई सम्मान नहीं करेगा, हिंदू का सम्मान अगर हिंदुस्तान में नहीं होगा, यहाँ भी विस्थापित जीवन कश्मीरी पंडित जिएगा तो प्रश्न उठेगा। बिल्कुल। कश्मीरी पंडित को काटा जाएगा तो प्रश्न उठेगा। दंगे होते हैं इस देश में, जहाँ हिंदू बाहुल्य इलाका है वहां दंगा नहीं होता। एक धर्म विशेष के लोग जहाँ रहते हैं वहां दंगा होता है, मारकाट होती है। हाँ, देखने को मिलता है। अगर वो बाहुल्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी ऐसा महसूस कराते हैं कि सब कुछ अभी यही है। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। सीके ठाकुर साहब, कलर से बात जो आ रही है कि कलर पर आखिर इतनी आपत्ति क्यों? देखिए, भगवा कलर जो है वो तो आप जानते होंगे, इतिहास इतना आप लाल और पीले रंग से मिलकर के ये भगवा कलर बनता है। और लाल रंग का जो अपना महत्व है, हमारे हिंदू धर्म का अगर जिक्र कर लें, सनातन धर्म का जिक्र कर लें, उसमें भी अगर, दूसरी बात किसी धर्म का अगर जिक्र कर लें, लाल रंग तो वैसे भी शौर्य का प्रतीक है, और पीला रंग का जिक्र करें तो वो रोशनी का प्रतीक है। तो इसमें ये दोनों रंग जो मिल करके बन रहे हैं वो तो किसी धर्म, ना तो हम हिंदू से जोड़ रहे हैं, ना तो हम मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। सारे धर्म चाहते हैं कि उनको शौर्य की गाथा वो लिखें। सारे धर्म के लोग ये चाहते हैं कि वो प्रकाशमय जीवन जिएं, उनके बच्चे, उनका वो खुद एक रोशनमय जिंदगी जिएं। तो इसमें दिक्कत कहाँ है भाई? ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं कि दो रंगों का मिलकर के ये मिश्रण जो सामने आ रहा है, ये तो देश की तरक्की के लिए है, पूरे सर्वधर्म संभाव को लेकर के चल रहा है। निश्चित रूप से देखिए, जब सूरज का जिक्र आपने किया तो सूरज का कलर, सूरज का एक कलर ग्रीन भी है, व्हाइट भी है, और केसरिया जो केसरिया रंग है, ये तमाम रंग है उसमें मौजूद। तो और कितनी खूबसूरत है हमारा तिरंगा, कितना खूबसूरत लगता है। अब उसको सिर्फ एक कलर में ढाल देना और एक धर्म का प्रतीक बना देना, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सबका सम्मान होना है, इसलिए बना था ये। अब कर देंगे तो इसमें कोई तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ संख्या इनके पास है, सारा कुछ इनके पास है, राजनीतिक व्यवस्था इनके पास है, सब कुछ है। लेकिन ये नहीं, ऐसे कैसे कर देंगे भाई? डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाह है क्या कि कर देंगे? बातें करते हैं, ये तानाशाह नहीं है। मैं सिर्फ कागजों में अच्छा लगता है। सर्वधर्म संभाव गंगा जमुनी तहजीब कागजों में अच्छी लगती है और कागजों के लिए है। यथार्थ की जिंदगी में सीके ठाकुर जी आप अगर देखेंगे तो बेईमानी लगता है ये सब। नहीं, ठीक कह रहे हैं उपाध्याय साहब, लेकिन मैं पिछले आज 8 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी किस मुसलमान को यहाँ से पाकिस्तान भगा दिए, किस मुसलमान को बांग्लादेश भगा दिए, किस मुसलमान को कहीं और छोड़वा दिए, सबको भगाने की बात ही नहीं हो रही, नहीं, सम्मान की बात हो रही है जो कि मुस्लिम सम्मान करना सीखे हिंदू धर्म का। हाँ, मुसलमानों को या सिखों को या ईसाई को आप उनको, यदि वो सिखों को आप क्यों उसमें गिन देते हैं? सिख तो केसरिया का रक्षक है, वाहक है केसरिया का। नहीं, अजीब विडम्बना है, आप मुस्लिम के साथ सिख को मिला देते हैं। केसरिया का वाहक है, वो रक्षक है हिंदू धर्म का। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सर्वधर्म का सम्मान आप केसरिया के वो हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप सबका सम्मान यदि करवाना चाहते हैं तो आप केसरिया, केवल केसरिया या फिर जो आप कह रहे हैं कि भगवा कलर, वो भगवा कलर बिल्कुल ही ये हिंदुस्तान के खिलाफ होगा, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ होगा। उपाध्याय साहब, ठीक है, यदि मुसलमान वो संविधान कहाँ जो कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दे पाया, किस संविधान की बात करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी आज लागू करा दें, मुसलमानों को रोकें, अतिक्रमण को रोकें, जो भी आक्रमणकारी उनको रोकें। कौन रोका है इनको?
ठीक है, जब जब देखिए जब कश्मीर वाली व्यवस्था आई, जो फिल्म आया, 36 पंडितों की जो हत्याएं हुई है, आप सरकार भी देखें किनकी किनकी थी, ये भी क्यों देखने की हुई? जरूरत है। इसी देश में हुई, मैं सरकार की बात नहीं, इस देश में हुई। भारतीय ये जनता हकीकत है, पार्टी इस की देश के सरकार अंदर थी, प्रधानमंत्री विस्थापित है वीपी कश्मीरी सिंह थे उस पंडित। समय 89 में जब। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, कश्मीरी पंडितों पे नहीं जाएंगे ठाकुर साहब। बीरपाल जी से ले लेते कमेंट, उसके बाद उपाध्याय जी आपके पास आते हैं। बीरपाल जी बोलिए आप। हाँ देखो योगेश जी, जैसे आपने कितने सफल शब्दों में बताया कि लाल रंग का और पीले कलर का जो रंग नंबर को भगवा कलर बना दिया, और दोनों कलर की आपने विशेषता बता दी। और ये भी किसी ना समझ को तब भी समझ में ना आए तो उसका क्या कर सकते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है इससे ज्यादा सफल खोल का कोई नहीं बताएगा, जैसे आपने बता दिया दोनों कलर का इंडिकेशन और उनका मिश्रण का भी बता दिया इंडिकेशन। तो राष्ट्रपति जी का आशय ये कहने का मतलब भी तो यही था कि भाई देखो, यदि इस कलर के लोग मतलब इस कलर की ड्रेस जैसे पहनने हैं लोग, तो भगवा कलर को यदि मान हम बहुत अच्छा प्रतीक मानते हैं, क्योंकि शिक्षा के विद हैं, हर तरह से पब्लिक की सेवा करने वाले हैं, बहुत ही दयालु लोग हैं, उनके मन में किसी तरह का कोई पेट पाट नहीं है। तो इसलिए इनको तब भी समझ में नहीं आ रही कि भगवा कहने का मतलब क्या था राष्ट्रपति जी का। उसके बावजूद भी विरोधी कर रहे हैं आपकी बात का। तो इनको अब क्या कहें, उपाध्याय जी जैसे कह भी रहे हैं, उपाध्याय जी की बात को मैं सपोर्ट करता हूँ। चलिए, कि इनको समझ ही नहीं बात की भाई हम किसी जाति विशेष का जिक्र तो कर ही नहीं यहाँ। चलिए एक हम बार तो और सिर्फ ये कह रहे हैं, एक बार और उपाध्याय जी प्रयास करते हैं, शायद सी के ठाकुर साहब मतलब समझ जाए। मैं उपाध्याय जी के पास ही सीधे आऊंगा। उपाध्याय जी आपका आखिरी कमेंट। देखिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए, संविधान का सम्मान होना चाहिए, देश का सम्मान होना चाहिए। ये देश सरिया से नहीं चल सकता, हम सबको समझना होगा। और देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा योगेश जी, हिंदू बहुल इलाके में चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, वो आराम से रहता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हिंदू भी ये उम्मीद करता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी हिंदू का सम्मान हो, उसको विवश न किया जाए। और अत्याचार, कितना अत्याचार सहेगा हिंदू, इतिहास गवाह है इस चीज का। शायद सी के ठाकुर जी को न पता हो, जितना बर्बरता, जितना अन्याय हिंदू धर्म के साथ हुआ है, किसी धर्म के साथ नहीं हुआ। रहा अपना अपना नजरिया हो सकता है, बात निकालने की नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा कितने मुस्लिमों को निकाल दिया। अरे वो मुस्लिम भी इस देश के हैं, वो डर की वजह से कन्वर्टेड हो गए, धर्म बदल लिया, नहीं था उनमें वो जज्बा कि उस जुल्म को, अत्याचार को सह सकें, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। उनको सिर्फ ये सिखाना है कि भाई भगवा का सम्मान करना है, इस देश का संविधान है, संविधान का सम्मान करना है। एक पुस्तक विशेष को लेके आप ये सोचें कि उस पुस्तक के अनुसार ये देश चले, तो फिर तो रामायण भी है, फिर तो गीता भी है। तो देखिए सर्वधर्म समभाव, उस पुस्तक के अनुसार भी तो कहाँ चल पा रहा है उपाध्याय जी। चलिए तो चलें, तो यही लोग नहीं चल पा रहे हैं, मैं वही बता रहा हूं। और वो किताब ये सिखाती है कि या तो जबरदस्ती मुस्लिम बना लो या उसको काट दो, वो काफिर है। तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है ना। जब मैं आपको आप बोल रहा हूं और आप मुझे गाली दें, तो मुझे मजबूरन होकर उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ये यथार्थ है जिंदगी का, तो इसको समझने की जरूरत है। हम इस तरह से न समझे कि हम किसी के विरोधी हैं, हम किसी को भगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जहां भगाने वाली बात है योगेश, जब घर का बंटवारा हो गया, दो हिस्से हो गए उस घर के, तो फिर ये नहीं है कि मैं बड़े भाई के घर में ही रहूंगा। अरे भाई बंटवारा क्यों किया जब बड़े भाई के घर में ही रहना था। ठीक बात है। और जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो मैं समझता हूँ फिर अपने अपने घर महफूज रखनी चाहिए और अपने अपने घर में रहना चाहिए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का, समय के अभाव चलते आरबी उपाध्याय जी आपको यहीं पर रोकेंगे, और फिलहाल तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से भगवा शिक्षा प्रणाली को लेकर के सवालों के घेरे में खड़ी रही है, लेकिन आज हरिद्वार में उपराष्ट्रपति ने भी इसका समर्थन किया है और उन्होंने पूछा है कि आखिर भगवा
शिक्षा प्रणाली में कहाँ पर, क्यों, गलती कहाँ पर है, कमियाँ कहाँ पर हैं, क्यों ना लागू किया जाए इसे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।